वीडियो कैजुअल आर्टिस्ट रेगुलर अपॉइंटेड रेगुलराइजेशन यूनियन की ओर से। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का ये जो विषय है, द मोस्ट डिस्क्रिमिनेटेड थर्ड कैटेगरी ऑफ कैजुअल स्टाफ आर्टिस्ट, इस विषय पर आज की पीसी हम लोग करने जा रहे हैं। आकाशवाणी दूरदर्शन को मिलाकर बना है प्रसार भारती, जिसमें एक बहुत बड़ा वर्ग कैजुअल आर्टिस्ट का है, जो कि एक्चुअल में बैकबोन है प्रसार भारती की। बिना कैजुअल आर्टिस्ट के ना तो आकाशवाणी का प्रसारण संभव है, ना ही दूरदर्शन का। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये जो कैजुअल आर्टिस्ट हैं, ये पिछले 15 साल से लेकर 40 वर्ष तक काम कर रहे हैं, और इनके साथ सबसे ज़्यादा वहाँ पर भेदभाव वाली स्थिति है। इस स्थिति को रिस्पेक्टेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत हद तक दूर करने की कोशिश की। 2006 में इन लोगों के फेवर में एक जजमेंट कोर्ट ने दिया कि आप इन लोगों को आप रेगुलराइज कीजिए और इनके लिए 6 महीने के अंदर एक स्कीम लेकर आइए। तो 2006, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 19 इतने वर्षों तक कोई स्कीम नहीं लेकर आई गवर्नमेंट, चाहे वो पिछली सरकार थी या जो वर्तमान सरकार है। फाइनली जब इतने सारे कोर्ट केसेस प्रसार भारती के खिलाफ पूरे देश में पड़ने लग गए, तो फिर इनको थोड़ी सी चेतना आई और फाइनली 2019 में प्रसार भारती एक स्कीम लेकर आई सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर। उसमें भी 4 साल हो गए हैं आज, इस स्कीम को इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। जबकि जितने भी देश भर के कैजुअल्स हैं, उनसे इन्होंने पहले मैनुअल एक्सरसाइज कराई कि आप सब अपने अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए। इन्होंने अपने 15 साल, 20 साल से लेकर और 40 साल तक के डॉक्यूमेंट्स लगाए कि हम क्यों एलिजिबल हैं इस रेगुलराइजेशन के लिए। और उसके बाद 1 साल के बाद इन्होंने फिर ऑनलाइन एक्सरसाइज कराई कि हमें ट्रांसपेरेंसी दिखानी है, तो अब आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कीजिए। तो इन सब लोगों ने ट्रांसपेरेंसी के नाते अपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं ऑनलाइन भी सबमिट कराए। अब 4 साल हो चुके हैं, आज तक उसका इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है। तो आज की पीसी जो है इसी संदर्भ में है। हमारे बीच में है नितिन वाघमारे जी, जो महाराष्ट्र से आए हैं, वहाँ के बहुत ही जाने माने वकील हैं, और इनकी एक्सपर्टीज है रेगुलराइजेशन और कैजुअल के जो इश्यूज रहते हैं उस पर इनकी एक्सपर्टीज है, क्योंकि पूरे देश भर में प्रसार भारती के खिलाफ कम से कम 317 से ज़्यादा मुकदमे हैं, जिनका निपटारा वो नहीं कर पा रही है। और दूसरा मनोज पाठक जी हैं, इनके साथ सन 97 से अन्याय चल रहा है और पीछे 415 लोग हैं। यहाँ मैं बताना आपको उचित समझता हूँ कि जब एक्सरसाइज कराई मैनुअल और ऑनलाइन, तो पूरे देश से करीब 5,962 एप्लीकेशंस आई, जिसमें से प्रसार भारती ने स्क्रूटनी करके 795 को पहली लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट किया। फिर उसमें से भी शॉर्ट लिस्ट करके 379 को किया, 379 को, और उन 379 को आज तक जो है जस्टिस नहीं मिल पाया है। उसी संदर्भ में आपकी हमारी ये आज की पीसी है। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले नितिन वाघमारे जी इस विषय पर रोशनी डालेंगे। आप सबसे अनुरोध है, कृपया ये 379 जो लोग हैं, ये बहुत ही इनजस्टिस के मारे हुए हैं। आप अपने अपने समाचार पत्र के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, चैनल्स जो भी जिसमें भी आप हैं, उनके माध्यम से प्लीज़ इनके मुद्दे को आप हाईलाइट कीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जो वर्तमान की है उनको उन तक पहुंचाइए, ताकि वो भी पढ़े, चेतना उनको जगे और इनके साथ जस्टिस हो। मैं इनवाइट करना चाहता हूं नितिन वाघमारे जी। वो भी बनाए क्या है? जी जी, सब कुछ है, वो दे दीजिए, वो भी देंगे आपको। नहीं वो दे दीजिए, ये दीजिए, मैं देता हूँ, आप आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के उपलक्ष्य में
यहाँ जो ये पीसी कराई जा रही है, जिसका विषय है कि ऑल इंडिया रेडियो में जो कैजुअल आर्टिस्ट्स है, उन आर्टिस्ट के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन पूर्ण नीति, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी जो अपनाई जा रही है, उस विषय के संदर्भ में आप सभी रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल पत्रकारों से हम इस माध्यम से इस कैटेगरी की आवाज़ जो है वो जनमानस तक और सरकार तक पहुंचाने का एफर्ट कर रहे हैं। और उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे मित्र आदरणीय रवि कपूर जी, जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कोऑर्डिनेटर हैं, हमारी दूसरी एक साथी है अर्चना जी गोयल, हमारे कैजुअल का जो प्रश्न है उसे बहुत सालों से जो अपने एफर्ट द्वारा उसको कोर्ट से भी ये करने का प्रयास कर रहे हैं हमारे आदरणीय वरिष्ठ साथी मनोज कुमार पाठक, पटना आकाशवाणी में एज ए अनाउंसर वो काम करते हैं। राजस्थान के हमारे साथी राम सहाय हर्ष जी और हमारे महेश उपाध्याय जी, भारती श्रीवास्तव जी, बेटा जी शिमला से आई है, भारती जी वाराणसी से आई है, जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का वो कॉन्स्टिट्यूएंट मतदार संघ है। सॉरी टू से मैं मराठी माध्यम से हूँ इसीलिए इतना हिंदी इतना तो भारती जी वहाँ से है। तो ये जो कैजुअल कैटेगरी है, इसके साथ वर्षों से इस विभाग द्वारा एक इनजस्टिस प्ले हो रहा है। ये आर्टिस्ट मतलब है क्या एग्जैक्टली ये समझने के लिए बहुत थोड़ा सा कठिन विषय है, लेकिन ये जो कैजुअल कैटेगरी है, ये कैजुअल कैटेगरी में कौन आते हैं? अनाउंसर, कंपेयर, न्यूज रीडर, ट्रांसलेटर, म्यूजिशियन, इनकी एक कैटेगरी है। आकाशवाणी में स्टाफ आर्टिस्ट की पोस्ट है, स्टाफ आर्टिस्ट, और उस स्टाफ आर्टिस्ट के पोस्ट के तहत ये लोग आते हैं। आकाशवाणी में इस कैटेगरी द्वारा ये सब संचालन होता है। तो जब जरूरत आकाशवाणी में क्रिएट होने लगी तो रेगुलर पोस्ट का धीरे धीरे रिक्रूटमेंट करना आकाशवाणी की ओर से, जैसे कि प्रसार भारती की तरफ हैंडओवर होने से पहले ये इंस्टीट्यूशन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन था, तो उनकी ओर से फिर इसमें कटौती किए जाने लगी। लेकिन एक्सीजेंसी ऐसी क्रिएट हो गई कि परमानेंट स्टाफ ना होने की वजह से फिर वहां पर जितनी परमानेंट सैंक्शन पोस्ट है, यानी कि अनाउंसर, कंपेयर, न्यूज रीडर, ट्रांसलेटर, एक कैडर है, और इसमें एक्सीजेंसी जैसी क्रिएट होने लगी तो फिर कैजुअल लेवल पर रिक्रूटमेंट किया जाने लगा। और कैजुअल लेवल पर रिक्रूटमेंट करने के बाद ईयर्स टुगेदर ये सर्विस अवेल कर उनके ओर से इन लोगों से ली जा रही है। और फिर जब सवाल ये आ गया कि भाई इतने सालों की सर्विस के बाद भी ये तो एक राइट बन जाता है कि भाई इनको रेगुलराइजेशन का बेनिफिट मिले, रेगुलराइजेशन का बेनिफिट मिले, इसलिए हमारे इन कैजुअल साथियों से और इनकी ओर से कुछ लोगों ने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें कोई मुझे हरकत नहीं लगती है। आकाशवाणी का ये जो कैजुअल आर्टिस्ट है, अनाउंसर, कंपेयर, न्यूज रीडर, ट्रांसलेटर, ये आकाशवाणी का बैकबोन है। और जहां परमानेंट स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है, वहां ये कैजुअल आर्टिस्ट की कैटेगरी आज आकाशवाणी को 30 से 40 सालों से हम सभी श्रोताओं में उसको लाइव रखे हैं। तो वो उसका पूरा श्रेय जाता है इस कैटेगरी को। तो फिर ऐसा लगा कि भाई ये कैटेगरी क्यों नहीं हो सकती, हम कितने दिन। तो इसमें से फिर कुछ लोगों ने लीगल प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट किए, जिसके उनके फेवर में आ गए रिजल्ट्स। और उसमें से एक लीगल प्रोसीडिंग को ईयर्स टुगेदर फेस करने वाले हमारे वरिष्ठ मित्र आदरणीय मनोज कुमार पाठक, अब किस तरह से ये कैटेगरी है और किस तरह से उन्होंने ये स्ट्रगल किया है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें। तो आप कहाँ पर हो आप?
इस हॉल में उपस्थित हमारे सारे आदरणीय पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मेरा अभिवादन स्वीकार करें आप लोग। और आप लोगों के समक्ष मैं यहाँ बैठा हूँ जिस विषय को लेके, वो सिर्फ इतना ही है कि हम लोग आकाशवाणी में सन 1980 से सेवा दे रहे हैं। बहुत साधारण से शब्दों में मैं बता रहा हूँ कि 80 से हम लोग सेवा दे रहे हैं और हमारे संग जितने हमारे साथी हैं वो सन 1980 से आकाशवाणी में सेवारत हैं एज ए अनाउंसर ऑब्लिक कंपेयर के पद पे, और भी बहुत सारे पद हैं। तो हमारे यहाँ जो कार्य के आधार पर क्लासिफिकेशन मैनुअल में किया गया, वहाँ 5 ग्रुप है। पहला ग्रुप है प्रोडक्शन का ग्रुप, दूसरा ग्रुप है जनरल असिस्टेंट का ग्रुप, तीसरा है अनाउंसर और न्यूज रीडर का ग्रुप, चौथा है म्यूजिक कंपोजर का ग्रुप और पांचवा है केयर टेकर्स वगैरह का ग्रुप। तो ये 5 ग्रुप में सन 1978 में 8/9/78 को एक स्कीम बनी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था। और उस स्कीम में जितने कैडर्स हैं सबों को रेगुलेशन का लाभ दिया गया। वहां तक कोई भेदभाव नहीं किए गए। और उसके बाद उसी आधार पर फिर सन 1986 में दूरदर्शन और जब सेपरेट हो गया आकाशवाणी, तो सारे कुछ दूरदर्शन के कुछ जो कैजुअल्स थे उन्होंने वहां प्रिंसिपल बेंच कैट में केस फाइल किया और कैट ने प्रीवियस में किए गए रेगुलराइजेशन को और उसके मेमोरेंडम्स को देख के उसने आदेश पारित किया कि भाई इन लोगों का भी, चूंकि आपने इनसे वर्षों वर्ष किया है, इसलिए इनका भी नियमितीकरण इसमें होना चाहिए। और दूरदर्शन महानिदेशालय ने बिना किसी पक्षपात और भेदभाव के उस जजमेंट को इंप्लीमेंट किया, स्कीम बनाई। और स्कीम बनाने के बाद सारे जितने वहां कैजुअल्स काम करने वाले थे, सारे कैडर्स के, उनको रेगुलर कर दिया। ये देख के हमारे आकाशवाणी के जो कुछ कैजुअल स्टाफ आर्टिस्ट, उन्होंने फिर से प्रिंसिपल बेंच कैट में, यानी प्रधान पीठ जो हमारा कैट है, वहां पे उन लोगों ने केस फाइल किया, जिनका नाम था सुरेश शर्मा एंड अदर्स। हमने आप लोगों को जो बंटवाया है ये, उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं डिटेल्स में। तो फिर उनको भी रेगुलर करने का उसने आदेश दिया, यही कहते हुए कि वी रिस्पेक्टफुली रिट्रीट द सेम व्यू, यानी हम उसी बात को पुनः दोहरा रहे हैं। और वहां जब उसने और ये कहा कि सारे कैजुअल वर्कर, जैसे दूरदर्शन में रेगुलर करने के लिए आपने स्कीम बनाई है, वैसे ही आकाशवाणी में भी सारे कैजुअल वर्कर के लिए आप स्कीम बनाएं। यहां से महानिदेशालय डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू किया। और आप सारे लोगों को मैं ये बताऊं कि इन्होंने सिर्फ उन्हीं 2 कैडरों के लिए स्कीम बना डाली, those who has been working as a casual production assistant, first group, और second and production assistant and general assistant group। तो उनके लिए इन्होंने स्पेसिफाइड स्कीम बना डाली और उनको नियमितीकरण का लाभ दे दिया। हम लोग भी इतने वर्षों से सेवारत थे। प्रीवियसली स्कीम जो मदर स्कीम थी उसमें हम लोग भी रेगुलर किए गए थे, हमारे जो साथी थे वरीय साथी। तो हमारे दिमाग में ये बात आई जब मैंने इनका मैनुअल पढ़ा, रिक्रूटमेंट रूल पढ़ा अच्छी तरह से, उसमें ये प्रोविजन पढ़ा कि सारे ग्रुप के लोग रेगुलर हो सकते हैं। तो फिर हमने भी कवायद शुरू की और हमने भी आकाशवाणी के कुछ साथियों को लेके पटना कैट में हमने केस फाइल किया। और फाइल करने के बाद मेरी इस न्याय की लड़ाई बढ़ती चली गई और हमारे साथ ये कारवा बढ़ता चला गया, लोग मेरे साथ आते गए। और आज स्थिति यह है कि मैं कैट से जीता, डिपार्टमेंट रिव्यू फाइल की, रिव्यू इनका डिसमिस हो गया। उसके बाद डिपार्टमेंट मैंने फिर कंटेम्प्ट फाइल किया कंप्लायंस नहीं होने पे। डिपार्टमेंट हाई कोर्ट चली गई, वहां झूठ बोला इन्होंने एफिडेविट पे कि पहले मैं हाई कोर्ट आया हूं, मुझे इग्नोर करके ये लोग कंटेम्प्ट सूट किए हैं, जबकि ये जस्टिफाइड नहीं था। मेरे पास उसके पेपर हैं, दस्तावेज हैं। और इन्होंने वहां पे केस फाइल किया कि इनको रेगुलराइजेशन का अधिकार नहीं बनता है। कोर्ट ने ये कहा कि जब आप 2 सेट ऑफ कैजुअल एम्प्लॉइज को रेगुलर कर रहे हो तो तीसरे सेट को आप कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, कैसे आप उसको डिनाई कर सकते हो। So it is the complete violation of the Article 16 of the Constitution of India. So regularize these people within 4 months. ये आदेश पारित कर दिया। हम लोग फिर मिलना जुलना शुरू किए, महानिदेशालय गए, प्रसार भारती गए और उसके बाद 97 से ये कवायद शुरू हुई
2003 में हाई कोर्ट ने भी मेरे पक्ष में ऑर्डर ये कहते हुए दे दिया कि आप इनको रेगुलर करो। डिपार्टमेंट फिर सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की पूरी सुनवाई हुई 2004 से लेके 2011 तक, और उस 11 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक इश्यू पे रिमांड बैक कर दिया कैट में हमारे ट्रायल कोर्ट को, ये कहते हुए कि भाई आप 6 महीने में इसका निराकरण कर दें कि जो केस का फेट है वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि दे हैव बीन वर्किंग अगेंस्ट द सैंक्शन पोस्ट और नॉट। कैट ने हमारे फेवर में जजमेंट में लिख दिया कि ये काम करते हैं और किस डॉक्यूमेंट्स के आधार पे ये काम करते हैं। ये पूरे जजमेंट में लगभग ये 18 पेज का जजमेंट है। इसमें उन्होंने पैराग्राफ 8 में इन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया, बल्कि लास्ट में ऑपरेटिव पार्ट में भी उसने क्लियर कट कहा पारा 21 में कि फाइंडिंग्स में कि ये सारे लोग काम करते हैं, इसलिए इनको रेगुलर किया जाए। और ये भी कहा कि ये जजमेंट जो है स्क्वायरली कवर्ड है उमा देवी एंड अदर्स। आप लोगों को शायद विदित होगा कि 10/4/2006 को सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक ऑर्डर पास किया था उमा देवी के मामले में कि 10 साल से जिस भी डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं वहां रेगुलर किया जाए, वन टाइम मेजर। ये लोग उस ऑर्डर को सुने। डीओपीटी ने 11/12/2006 को, जो कार्मिक विभाग है, उसने भी एक ऑर्डर पास किया था कि आप सारे लोगों को रेगुलर करें जो आपके यहाँ 10 साल से ऊपर से वर्क कर रहे हैं। हमारी जजमेंट को भी उसी में शामिल किया गया और इन लोगों ने 13 साल चुप लगा गई प्रसार भारती महानिदेशालय। और इसमें महानिदेशालय और प्रसार भारती ने 13 साल, मैं बार बार लिखता रहा, बार बार हैमरिंग करता रहा अपने पत्र से, प्रत्यावेदन से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 2000 इस समय का क्या स्टेटस है? अभी स्टेटस ये है कि इन लोगों ने स्कीम 2019 में बना डाली है। इन्होंने 2019 में स्कीम बनाई है, 22 अगस्त 2019 को इन्होंने स्कीम बनाई है और इस स्कीम में इन्होंने 4 पैरामीटर्स दिए हैं जिसको हम लोग पूरा करते हैं। ऑफलाइन एप्लीकेशन हम लोगों से लिया गया केंद्रों के द्वारा, और जब महानिदेशालय के कुछ अधिकारी, 2 अधिकारी ने उस पे कुछ अपना व्यू देके उसको कैजुअल वर्कर की जगह कैजुअल लेबर बना दिया अपने परिपत्र में, तो हमने उसका विरोध किया प्रसार भारती के पास। प्रसार भारती ने उसको विड्रॉ किया मेरे लेटर के आधार पे, और फिर उसने ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए पोर्टल जनरेट करके और हम लोगों को फिर से आवेदन देने के लिए उसमें कहा गया। वो आवेदन भी हम लोग दे चुके हैं। उनकी स्क्रीनिंग की, स्क्रूटनी की सारी प्रोसेस जो है वो पूरी कर दी जा चुकी है। कितने लोग हैं स्क्रूटनी में? टोटल नंबर कितने हैं? हाँ, टोटल एप्लीकेशन हमारे भाई साहब रवि जी ने बताया कि टोटल एप्लीकेशन जो था 5962 था, जिसमें 10 साल कितने लोगों ने काम किया उस पे स्क्रीन आउट करके 795 लोगों को सेलेक्ट किया गया। 2006 तक 10 साल पार पूरा करने वाले 1996 to 2006 ये क्राइटेरिया एडॉप्ट कर हाँ 795 शॉर्ट लिस्ट किया गया। और उसके बाद जो स्कीम का बाकी 3 पैरामीटर था उसके आधार पे 379 लोगों को सेलेक्ट कर दिया गया, शॉर्ट लिस्टेड हो गए, योग्य बताए गए। आज तक मामला पेंडिंग है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब 2006 में उमा देवी का जजमेंट आ गया, उसमें कहा गया था कि इस तरह के अगर लोग काम जिस भी विभाग में कर रहे हैं भारत भर सरकार के विभागों में, तो उनको एक मुश्त विदिन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर उनको रेगुलराइज किया जाना चाहिए। और वो किस तरह से किया जाना चाहिए कि इफ द वर्कर हैज बीन सिलेक्टेड अगेंस्ट द सैंक्शन पोस्ट, ही इज पोजेसिंग ड्यू प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एंड देयर शैल नॉट बी एनी बैकडोर एंट्री। और ये 3 से 4 पैरामीटर उसमें कंसिडर किए गए। और ऐसे अगर लोग काम करें जितने भी विभागों में, तो उसके के अनुसार 11/12/2006 को डीओपीटी का एक सर्कुलर भी निकला जिसे प्रसार भारती को भी सप्लाई किया गया, लेकिन प्रसार भारती ने कोई एक्शन नहीं लिया। और सडनली 2019 में एब्रप्टली पॉलिसी लाई गई, और पॉलिसी लाने के बाद भी पर जब ये पॉलिसी आज के डेट में, जैसे हमारे मित्र ने बताया कि 795 में से 379 को शॉर्ट लिस्ट किया गया। अब
जहां तक रेगुलराइजेशन की प्रोसेस ज्वाइन कर लिया 37 नो 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 वही तो बता रहा हूँ जहां तक रेगुलराइजेशन का प्रोसेस होता है तो प्रोसेस ऐसे होता है कि ऑफिसर जो उनका जो प्रिंसिपल ऑफिस होता है तो वो प्रिंसिपल ऑफिस अपने सब ऑफिसेस में एक सर्कुलर घुमाता है कि भाई हमें एक योजना इंप्लीमेंट करनी है रेगुलराइजेशन की कि इस पैरामीटर में आपके पास जितने लोग हैं उन लोगों की लिस्ट हमें आप दे दीजिए एक स्क्रूटिनी करके। तो वो नीचे वाले जितने सबऑर्डिनेट ऑफिसेस होते हैं वो प्रिंसिपल ऑफिस को देते हैं, उसमें से वो देखकर फिर वो डिसाइड करते हैं। यहाँ ये हो गया कि हमें इन कैजुअल लोगों को कहा गया कि आप अपना क्लेम दे दीजिए, आप अपना क्लेम सबमिट कर दीजिए कि इफ यू आर फुलफिलिंग दिस 4 पैरामीटर्स देन यू हैव टू सबमिट द एप्लीकेशन। उस इसमें इन लोगों ने फाइल कर दिए और लास्टली अभी 379 की लिस्ट यहाँ पर तैयार है। उसके बाद 2019 से ये लिस्ट 2021 से ये लिस्ट है। आज कितने साल हो गए 2021 से तो अभी तक उसमें कोई डिसीजन नहीं लिया गया। ये इसीलिए नहीं लिया गया कि उसमें मैक्सिमम ये कैटेगरी है अनाउंसर, कंपेयर, न्यूज रीडर, तो ये कैटेगरी मैक्सिमम होने की वजह से और ये बहुत सालों से ये कैटेगरी इस तरह का काम कर रही है एंड दिस हैज बिकम अ पैटर्न नाउ। तो ये डिस्क्रिमिनेशन इसलिए हो रहा है कि भाई ये लोग तो हमारे बरोबरी में आ जाएंगे, ये पहला तो है। दूसरी बात ये है कि इस कैडर को वो इस तरह से ट्रीट करते हैं कि ये हमारे एम्प्लॉय ही नहीं है। हर जगह उनका यही डिफेंस है और जहां जहां ये डिफेंस लिया गया उसको रिबट करने का काम बाय वे ऑफ एविडेंस ये कोर्ट केसेस में हो गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सैंक्शन पोस्ट का जब ये हवाला देते हैं तो इनके सेल्फ जो कुछ सर्कुलर से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जो ये बताते हैं कि हम ये लोग जो है सैंक्शन पोस्ट पर काम करते हैं, ये सब इनके पास है, लेकिन करना नहीं है, पॉलिसी मैटर नहीं है, ये मैटर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो वकील साहब एक बात सवाल ये है कि जब सारी मिनिस्ट्री में कैजुअल वर्क कराए जा रहे हैं तो फिर आपको कैसे रेगुलर करते हैं? सर कैजुअल की जो डेफिनेशन रेगुलराइजेशन के लिए कंसीडर की गई है, एक तो ही शुड बी अपॉइंटेड बाय अडॉप्टिंग ड्यू प्रोसीजर। ड्यू प्रोसीजर का मतलब यह है कि भाई एक एडवर्टाइजमेंट निकलता है और उसमें ओपन मार्केट के सभी लोग सहभागी होते हैं, एक पहली बात। दूसरी बात कि वहां कुछ पद होना चाहिए। अब अनाउंसर का ये पद है, अनाउंसर, न्यूज रीडर, ट्रांसलेटर, ये पोस्ट है स्टाफ आर्टिस्ट। ये तो पहले से कैजुअल उनको कहता है। यस 300 साल से कैजुअल ट्रांसलेटर कैजुअल। तो फिर कैसे आपका दावेदारी कैसे? हाँ, तो इनका एक सर्कुलर है, आकाशवाणी का एक सर्कुलर है जिसको कोर्ट में भी पेश किया गया, वो 26/3/79 का है। 26/3/79 के सर्कुलर में ये कहा गया है, नो कैजुअल आर्टिस्ट विल बी एंगेज्ड एक्सेप्ट अगेंस्ट sanctioned post and that also only to meet the urgent program circumstances and requirement which are inaccessible। मतलब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ये सर्कुलर है कि जो भी कैजुअल लिया जाएगा उसको सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट ही लिया जाएगा। ये हो गया एक। इसके बाद में कुछ एक्सरसाइजेस की गई कि ये कैटेगरी में हमको रेगुलराइजेशन करना है। मैसेजेस इश्यूज किए गए, सैटेलाइट मैसेजेस, हमारे यहाँ से सैटेलाइट मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन होता है। तो एक सैटेलाइट मैसेज है 5/5/2008 का, उसमें यह कहा है कि इन कनेक्शन विद फ्रेमिंग ऑफ अ स्कीम फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ कैजुअल एम्प्लॉइज ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, हेड्स ऑफ ऑल AIR स्टेशंस आर रिक्वेस्टेड टू फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इमीडिएटली। नंबर ऑफ कैजुअल एम्प्लॉइज included in the approved panel for performance of job of announcer, news reader, translator, instrumentalist, music composer, transmission executive, library information assistant। अब अगर आप कह रहे हो कि ये हमारे एम्प्लॉय नहीं है, ये कैजुअली वर्क करते हैं, तो व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ एक्सरसाइज, दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज? इसका क्या इंटेंशन था? फिर आप तो बोलते हो, फिर आप ये बीच में ये कर भी रहे हो। उसके बाद में दूसरा एक सैटेलाइट मैसेज है 29/1/2009 का, उसमें भी ये कहा गया है कि सभी स्टेशनों से कि प्रीवियसली आपसे बहुत सारा कम्युनिकेशन किया गया है, अभी तक आपने ये इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं की है। ठीक है, इसका भी ये प्रैक्टिस होती रही, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आया। उसके बाद 2010 में एक सर्कुलर आ गया और ये सर्कुलर है अलका पाठक, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल स्टेशन SW का, फॉर डायरेक्टर जनरल।
वो 9/6/2010 का वो सर्कुलर है, और उसमें ये कैटेगरी किस तरह से ह्यूमिलिएट किए जाती है इसके बारे में एक हेड नोट डाली गई है। उसमें ये लिखा है, कैजुअल अनाउंसर्स इन AIR आर मोस्टली डिस्ट्रॉट द वे दे आर हैंडल्ड। Many of them give the best part of their life in the hope that someday they might get an opportunity to be absorbed in the organization on a permanent basis. Sadly, this does not happen always. Many of them perform their assignment with great devotion and their love for the intrinsic nature of the job. Ironically, admitted fact है यहाँ से. It has been observed that after years of casual service, once absorbed as permanent staff, this line is very important. Once absorbed as a permanent staff, many among them tend to become just the opposite. मतलब डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल अलका पाठक ये एडमिट करती है कि इस कैटेगरी में रेगुलराइजेशन का बेनिफिट दिया है, लेकिन और ये भी एडमिट करती है कि इनके साथ अमानवीय तरीके से व्यवहार होता है और इनको ह्यूमैनिटी लेवल पर ट्रीट करना बहुत जरूरी है। और जब आप एडमिट कर रहे हो कि इस कैटेगरी में हम रेगुलराइजेशन का बेनिफिट दे चुके हैं, लेकिन रेगुलराइज होने के बाद वो उस तरह से काम नहीं करते जिस तरह से कैजुअल, वेदर दिस विल बी द क्राइटेरिया टू डिनाई द रेगुलराइजेशन विद दिस कैटेगरी। ये कैटेगरी ये तो क्राइटेरिया नहीं हो सकता है। अब वो अगर काम नहीं कर रहे तो आपके पास उसके लिए मैकेनिज्म है ना, आप उसको मेमो दे सकते हैं, सब कर सकते हैं, उसको नौकरी से निकाल सकते हैं। इफ हिज परफॉर्मेंस इज नॉट दैट मच ऑफ लेवल तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन दिस विल नॉट बी द क्राइटेरिया टू डिनाई द क्लेम। ये अलका पाठक जी का, और इसमें उन्होंने क्या कहा है कि ये जो है ये कैटेगरी को अब हम इस तरह से, तो इनके साथ कुछ मानवीय व्यवहार की जरूरत है। 29 डेज का उन्होंने एक सर्कुलर निकाला कि इनके सब, तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है। सबसे बड़ी बात सर, एक ही चीज बताना चाहता हूं कि जिस समय हम लोगों से एडवर्टीजमेंट किया गया था हम लोगों के सिलेक्शन के लिए, उस समय इसमें एक पैरा 3 में एक लाइन लिखी है, वो आप सुन लीजिए, बहुत जरूरी है। केंद्र देश विदेश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार केंद्र और राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के का निवासी होना चाहिए। ये सारा कुछ लिखा है। उसके बाद लास्ट में इंस्ट्रक्शन ये लिखा था कि केंद्र और राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान से जुड़े कर्मी आवेदन के हकदार नहीं होंगे। मतलब आपने मुझे रोक दिया कहीं जाने से भी, मैं इतने सालों से आपके यहां काम कर रहा हूं और मुझे मेरा शोषण किए जा रहे हैं। तो वकील साहब से एक सवाल ये है कि उमा देवी वाले मामले में फैसला हो गया, तो आप कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? सर कोर्ट ने तो, पटना कैट ने इनके ही जजमेंट में इलैबोरेटली सब डिस्कस करके इनके फेवर में जजमेंट दे दिया। फिर हाई कोर्ट में वो पटना हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया। अब वहां पर भी पटना हाई कोर्ट ने भी इनके फेवर में जजमेंट दे दिया, तो उसको फिर से उस इश्यू को प्रसार भारती की तरफ रेफर किया गया। उन्होंने फिर उस इश्यू को कि यू आर नॉट सैंक्शन सिलेक्टेड अगेंस्ट सैंक्शन पोस्ट, ये कारण देकर उसको रिजेक्ट। अभी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चल रही है सर। चल रही है। यस। मतलब हम जो जमीनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, न्यायालयीन लड़ाई भी लड़ रहे हैं। अब देखिए सर, इसमें और एक बात ऐसी है कि एक कमिटी ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन 2009-2010 15th लोकसभा, वर्किंग कंडीशंस ऑफ वुमेन इन प्रसार भारती, इस पर यह कमिटी बनी थी। और उस कमिटी का ऑब्जर्वेशन देखिए क्या है। लोकसभा राज्यसभा के पटल पे भी रखा गया था। The committee had found that cope up with the manpower shortage, both All India Radio and Doordarshan had been resorting to the services of casual employee in large numbers. About 680 casual assignees are being engaged in Doordarshan and 2,200 in AIR. A large number of them are women. The committee were distressed to note that many of them had been working in AIR and Doordarshan as production assistant, anchors, newsreader, news translators, news monitors, makeup artists, etc. for over than 10 to 15 years and had made many requests for regularization, but no avail. During the evidence, it has been submitted that such requests could not be considered in absence of any regularization scheme. The committee, however, were of the view that the organization was guilty of unfair labor practices, as these employees were kept as a casual workers against jobs which were of permanent nature. The committee therefore had recommended that a policy on regularization of casual employees in Prasar Bharati, especially women employees, be finalized and put into operation immediately.
since a large number of women were engaged as contractual and casual employees in various grades, especially in Group D, their regularization should be taken up on priority. मतलब इतना सारा एविडेंस रहने के बाद भी only to deprive this category from the benefit of regularization